तो हेलो एवरीवन, हम करेंगे अभी हेलो। प्रार्थना। यस, आंखें बंद करेंगे और जैसा कि हमें बार बार बुक समझा रही है, एक ही चीज सिखा रही है कि कैसे हमने इस नाउ मोमेंट को एंजॉय करना है, तो हम अपनी प्रार्थना में इस पल में होने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस पल को एंजॉय करें। ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, बस यही पल है। इस पल में खुद को सुनने का, खुद की उस आवाज को, क्या चल रहा है मेरे मन में इस वक्त। आंखें बंद, ध्यान पूरा सांसों पर, और कुछ सेकंड्स के लिए मन को शांत करेंगे। यही वो अमृत है, इसी के लिए कहते सारी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है। इसी शांति, इसी प्यार, इसी खुशी को हम हर जगह खोज रहे हैं, जो मेरे ही अंदर है, मेरे ही पास है, जिसके लिए मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्यारे सी ध्यान अवस्था में, अपने साथ होने में, उस ईश्वर को, परमात्मा को धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें अनगिनत नियामतों से सजाया है, अनगिनत नियामतें हमें दी हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद करेंगे खुद के होने का, अपने इस मनुष्य जन्म का, कि हमें इस योनि में आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद उस ईश्वर का, परमात्मा का, जिसने बिल्कुल हूबहू अपने जैसा रंग रूप, सारी शक्तियां देकर हमें भेजा है। धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माँ प्रकृति के पांचों तत्वों का, जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है, जिनसे ये मेरा शरीर बना है। तो प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमृत जल पिता के लिए, जो मेरे शरीर में रहकर मेरे शरीर का पोषण करते हैं और मेरी रोजमर्रा की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, मेरे तन को, मन को स्वच्छ करते हैं। तो अमृत जल पिता के लिए धन्यवाद। धन्यवाद इन आती जाती सांसों का, इस प्राण ऊर्जा का, जिसके कारण मेरा ये शरीर चल रहा है। ये मीठी मीठी ठंडी ठंडी शीतल हवाएं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस सूर्य की रोशनी का, जिसके कारण पृथ्वी ग्रह पर हम सबका जीवन संभव है। धन्यवाद इस ब्रह्मांड का, इस खुले आकाश का, इस आकाश तत्व का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ प्रकृति की ये पांचों तत्व अलग अलग रूपों में हमें मिले हैं और हमारे जीवन को भरपूरता से चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सभी गुरुओं का, जिन्होंने हमें ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी गुरुओं का। धन्यवाद उन सभी लोगों का, जिनके कारण हम अपनी दुनिया में बहुत सारा एंजॉय कर पाते हैं, बहुत सारी खुशी महसूस कर पाते हैं। हमारे सारे प्यारे प्यारे रिश्ते, हमारा जीवन साथी, हमारे बच्चे, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, और ये समाज, जिसके कारण हम अपने इस जीवन को बहुत मजे मजे में जीते हैं। तो बहुत सारा धन्यवाद सभी लोगों का हमारे जीवन में होने के लिए। बीच बीच में ये जो सन्नाटा है, इसको महसूस करेंगे।
बहुत सारा धन्यवाद उस सारे धन के लिए जो उपहार स्वरूप बचपन से, कभी माँ बाप के रूप में, कभी चाची मामी, बहुत सारे रिश्तों के रूप में, कभी दोस्तों के घर पार्टी की, कभी हमारे अड़ोसी पड़ोसी और बहुत सारे जानने वाले, जिनके कारण बहुत सारा धन हमें उपहार स्वरूप मिला। जो भी हमने सबके साथ मजे किए और जहां हमने बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्चे, तो सारे धन के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे, बहुत सारा धन्यवाद। ये जो सुख पूर्वक हमने पूरा अपना जीवन व्यतीत करा, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं, उस माँ लक्ष्मी के लिए, उस सारे धन के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आसपास जो भी चीजें हैं, अभी हमारा फोन है, हमारा जूम ऐप है, हम जहाँ बैठे हैं उस स्थान के लिए, आपके पास कोई पानी की बोतल हो सकती है, बुक पेन हो सकते हैं, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, एक घर के अंदर एक छत के नीचे हम बैठे हैं, हर आसपास की चीज का बहुत सारा धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ होने के लिए, अपने वाव ग्रुप का, जो अपने जीवन को बदलने के साथ साथ इस पूरी ह्यूमैनिटी में, इस पूरी दुनिया में प्रेम, खुशी, आनंद की लहर भर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। क्योंकि जब एक मनुष्य सकारात्मक होता है तो उसका परिवार, फिर उसके परिवार के मेरे आसपास खाओ जी और तीर्थम आ जाइए अब पूरा घर में याद ही छीन लियो। तो हर किसी का धन्यवाद करते हुए अपने मन को धीरे से वातावरण के प्रति सजग करेंगे और अपने उंगलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। और अगर आपके पास पानी है तो थोड़ा सा पानी पिएंगे। तो सब जल्दी से अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम आपस में एक दूसरे को देख सके, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे चेहरे। यस। वैसे भी 2 दिन की छुट्टी के बाद जब मिलते हैं तो एक अलग सा एक्साइटमेंट नहीं होता कि चलो, मुझे तो बहुत एक अलग सा लगता है जब हम एक डिफरेंट तरीके से, है ना, 2 दिन की छुट्टी के बाद जब कोई क्लास करते हैं नई, उसमें बैठते हैं तो लगता है वाह आज मजा आएगा। यस। तो चलिए अपना बुक स्टार्ट करेंगे। मैं शेयर करती हूँ। पहले मैं आप सबको ना म्यूट कर देती हूँ ताकि बीच में कोई भी, फिर हम जो भी बात करेंगे हम मैसेज के थ्रू करेंगे ताकि। यस। विचारप्रता का अवलोकन ये हमारा हो चुका था। और आगे था हम सोचने के लती क्यों हैं, ये वाला था। यस।
हाँ ये आ गया, हम सोच ये हो गया था, हम सोचने के लती क्यों है। अहम के लिए, एक्चुअली ये वाला पीडीएफ जैसे बाकी नॉर्मल पीडीएफ हिंदी का, ये पीडीएफ मिल नहीं रहा क्योंकि ये बड़ी स्पिरिचुअल बुक है। यस, तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा, एक तो है ना यस हाँ ना कुछ ऐसे करेंगे तो मुझे समझ आएगा। यस, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, आप में से कोई रीड करना चाहेगा? अच्छा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे। हम्म, अगर आप में से किसी ने वो करना है तो हैंड रेज कर सकते हो रीड। नहीं तो वैसे ये बुक है ना, इतनी आराम से धीरे धीरे पढ़ के एक्सप्लेन करने की है, मैं इसे खुद ही रीड करती हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत एक एक लाइन को इसको कैसे समझना और समझाना है। तो मैं रीड कर लेती हूँ। ये है, अहम के लिए वर्तमान पल तो जैसे होता ही नहीं है, उसके लिए तो केवल गत और आगत यानी अतीत और भविष्य ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। मन द्वारा इस तरह सत्य को पूरी तरह पूर्णतया पलट दिए जाने से इस तथ्य का पता चल जाता है कि अहम की रीति पर चलकर ही मन इतना अव्यवस्थित, विश्रंख और गड़बड़ झाला, ये तो ऐसा लग रहा है अपना मराठी वर्ड आ गया गड़बड़ झाला बन गया है। वह हमेशा ही अतीत और जीता जागता बनाए रखने की जुगत में रहा करता है, क्योंकि उसके अनुसार अतीत के बिना भला आप कौन है, क्या है, यह खुद को भविष्य में लगातार प्रशिक्षित करता रहता है, अपने निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए भी। और वहां, अच्छा अभी अगला पेज आएगा, पहले हम इसी इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अहम के लिए वर्तमान पल तो जैसे होता ही नहीं। अहम पहले क्या है, पहले हम अहम को समझेंगे कि आखिर अहम है क्या। जो हमारे अंदर मैं है, हमने एक छवि बना रखी है, हम सब ने क्या छवि बना रखी है कि मेरा नाम रेनू है, मैंने इतनी डिग्री ले रखी है, कि मैंने इतनी स्टडी की हुई है, मेरे बच्चे, हम लेडीज का तो क्या होता है, मेरे बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया है, मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब करते हैं। या फिर हम अपने पुरानी चीजें जो हम मायके से, कि मेरे मायके वाले बड़े अमीर हैं, तो ये क्या है, ये हमेशा एक अहम बोलता है मैं, कि मैं कौन हूं, मेरी एक पहचान है, हम सब ने अपनी एक पहचान बनाई हुई है। तो उसके लिए वर्तमान पल तो होता ही नहीं, क्योंकि अगर वो इस पल में कंटेंटेड है, अगर वो इस पल को एंजॉय कर रहा है, तो उसे अपना वर्तमान, अपना पास्ट बताने की जरूरत नहीं है, उसे ये बताने की जरूरत नहीं मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो वो उसके अंदर का एक तरीके से अहम बोलता है, और ये अहम बहुत छोटेपन से आ जाता है। देखो, कभी किसी छोटे बच्चे को भी देखा होगा, किस तरीके से अगर उसको काम बता दिया जाए छोटे के द्वारा, मान लो 10 साल का बच्चा और कोई 5 साल का बच्चा उसे काम बता दे, तो हमारा अहम क्या कहता है, मैं करूँ तुम्हारे लिए काम, कि मैं तो बड़ा हूं और तुम तो छोटे हो। तो हमने एक क्या बना दिया है कि बड़े को हमेशा बड़े की बात माननी चाहिए छोटे को। तो हमारा जो अहम है, हमने उसको बहुत तरीके से अपना एक वो बना के रख लिया है, अपनी एक पिक्चर बना ली है कि मैं ये हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे ये परिवार है, मेरा ये नाम है, ये मेरी पोस्ट है। इस तरीके से हमने उसको एक तरीके से अपने ऊपर लाद लिया है, जिसके कारण हम अपने इस जीवन का मजा ही नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण ये जो जीवन का आनंद लेना चाहिए वो हमें मिल ही नहीं रहा है। अब इन्होंने बोला है कि क्यों अव्यवस्थित सा विशृंखल और गड़बड़ झाला बन गया है, क्योंकि हमने अपने आप को कुछ भी लेवल लगा के ही उसकी खुशी को एंजॉय करना जाना है, कि हाँ कुछ अगर मेरा लेवल है मेरे ऊपर, अगर मैं कुछ हूं तो मेरी लाइफ में कुछ खुशी है, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर किसी को ये बोला जाए, जैसे पढ़ाई में होता है कि अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम कुछ वर्दी हो, तुम कुछ हो,
अगर मान लो तुम पढ़ाई में कुछ बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो तो तुम उसको एक नालायक का लेवल लगा दिया जाएगा, और वो पूरी जीवन क्या करेगा, उस लेवल को हटाने की कोशिश करेगा। अभी जो बड़े बड़े लोग हैं, अभी जैसे महात्मा हो गए, बुद्धा हो गए, तो कभी कभी क्या उन पे लोग गालियों की बौछार कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो वो क्या है, वो अपने उस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, उन्होंने कोई अहम को पकड़ के नहीं रखा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं, वो इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए क्या होता है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनको क्या बोला जा रहा है, बट उनके साथ में जो शिष्य होते हैं, जो उनका शिष्य था, जब उन पे खूब सारी गालियां दी गई तो शिष्य ने क्या बोला, ये बोला कि ये आपको गालियों पे गालियां दिए जा रहे हैं और आप हो कि सुनते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, मैं तो ले ही नहीं रहा, वो बोल रहा है, वो जब मैं लूंगा नहीं तो ये सारी गालियां वापस उसी को चली जाएंगी, उसी को चली जाएंगी, मतलब उन्होंने उससे अटैचमेंट नहीं करा कि ये मुझको बोला जा रहा है, कि मेरे मेरे को किसी ने गाली बकी है। जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण ले लो। अब ऐसे हम लोगों को क्या लगेगा कि ऐसे थोड़ी होता है कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा हाजिर कर दो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एक अहम में जी रहे हैं कि मैं, मतलब मेरी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब किसी ने अपने आप को अंदर से कुछ अलग ही मान रखा है, अलग ही मान रखा है कि वो मतलब बिल्कुल अपने उस प्रेजेंट मोमेंट में है, उसने अपने उस आत्मा को, उस कॉन्शियसनेस को समझ लिया है। तो वो ये जो लेबल लगे हुए हैं, किसी ने शरीर को एक की बजाय दूसरा थप्पड़ मारा, तो वो शरीर के उस एहसास से ऊपर उठ चुके हैं, तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं, है ना। अदरवाइज जो हमारे अंदर का जो अहम है वो तो ये कहेगा ना ये गलत है, हम हर वक्त यही बोलेंगे कि ये तो गलत है, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। हमें अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन बोलता है, हमारा अहम बोलता है। और हकीकत में जो अहम है वही दुख का कारण है। अगर हम इसको हटा दें, तो जो कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही पूरी की पूरी वो खुशी है, हम भगवान है, आनंद सारा का सारा हमारे अंदर है, तो वो आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हम, इसीलिए तो नहीं ले पा रहे क्योंकि हमने एक पिक्चर बना ली है, अच्छी माँ की पिक्चर बना ली है, अच्छी बीवी की पिक्चर बना ली है, या अपनी किसी पोस्ट की पिक्चर बना ली है। और वो थोड़ी सी इधर उधर कोई उस पे अगर कोई हिट करता है तो फिर क्या होता है, हम एकदम से कांप जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस हमारा तो जीवन हो गया बर्बाद। अभी मान लो किसी के बच्चे आजकल शादी नहीं करते, एक एज होती है ना, मान लो 28 हो गई, 29 हो गई, अभी किसी ने 30 क्रॉस कर दिए, फिर तो माँ क्या सोचेगी, मैं ही किसी लायक नहीं हूँ। किसी के बच्चे ने अच्छी जॉब नहीं लगी तो क्या लगेगा, मैं ही किसी चीज के लायक नहीं हूँ। हमने अपनी पहचान किससे बना ली कि अगर मेरे बच्चे, मेरी फैमिली खुश रहेगी और वो बहुत आगे बढ़ रही है तो मीन्स मेरा अहम खुश होता है, मैं सोचती हूँ कि यस, इट मीन्स ये मेरी छवि है और ये मैंने अच्छी बना ली है। जबकि कॉन्शियसनेस क्या है, वो तो ना पास्ट है ना तो प्रेजेंट है। आप अगर इसी मोमेंट कुछ भी मत सोचो तो जीवन का जो आनंद, हम ये सोचे ना मेरे बच्चे की अच्छी शादी हो जाएगी फिर क्या होगा, आनंद मिलेगा, वो आनंद तो अभी इसी क्षण ऑलरेडी आपके पास है, बट हम उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लेबल लगा के, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे नेम में, फेम में। और फिर हमें ये भी लगता है कि हम घूमने जाएंगे तो मजा आएगा, हमें लगता है मूवी देखने जाएंगे तो मजा आएगा। डिटैच होकर हर चीज का मजा लेना है, ऐसा नहीं है कि हमने उसका मजा नहीं लेना। बुद्धा का जो पाथ है वो भी क्या बोलता है कि हमें मेटलिस्टिक रिल्म और अपना ये वाला रिल्म दोनों को साथ साथ लेके चलना है ना। ऐसा नहीं है कि हमने जीवन का आनंद नहीं लेना, लेकिन हमें उसके साथ अटैच नहीं होना, हमने डिटैच होकर उस लाइफ को एंजॉय करना है। अगर किसी, जैसे मैंने बोला किसी का बच्चा शादी नहीं करना तो हम नहीं कर रहा तो क्या हो जाता है, हमें लगता है कि ये तो भाई बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, मेरी तो छवि ही खराब हो गई, मेरा तो नाम ही खराब हो गया। अगर हम इन चीजों से ऊपर उठना जान जाए, हम ये समझ जाए कि हाँ ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूं और मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अगर इंसान को ये पता लग जाए कि मैं डिटैच होकर सारे काम की कोशिश करूंगा, हर अच्छे काम को करने की कोशिश करूंगा, बट जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में उसको मैं एज इट इज एक्सेप्ट करूंगा। जैसे जैसे एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाता है कि ठीक है, और मैं अपनी छवि को उन चीजों से अटैच नहीं करता, तो क्या होगा, जीवन में इसी पल इसी क्षण परमानंद है। लाइफ एक्चुअली बहुत सिंपल है। कल ही मेरी एक क्लास थी अपने टीचर के साथ, तो वो क्या बोल रहे थे, लाइफ बहुत आसान है,
बट ये मानना कि लाइफ आसान है, ये बहुत मुश्किल है ना। किसी का भी ये मान लेना कि लाइफ बहुत आसान है तो लगेगा हाँ लाइफ आसान है। लाइफ को जब तक हम कॉम्प्लिकेटेड ना कर लें, जब तक उसके अंदर थोड़ा सा चैलेंज ना ले आए, थोड़ी सी परेशानी ना क्रिएट करे, तो हमारा मन ना मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। जबकि बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान है। खुशी, आनंद, जितना भी मजा है ना, वो इसी पल इसी क्षण हमारे पास है। तो हम आगे का थोड़ा कर लेते हैं। और ये बुक आपको क्षण क्षण, कहते हैं ना, पूरा का पूरा एकदम आपको डिग करेगी, बार बार आप पे हथौड़ी मारेगी कि कहाँ घूम रहे हो, किस खुशी की बात कर रहे हो, क्या चाहिए आपको। खुशी तो इसी पल जो आपने सुना है ना, उसी शांति उसी खुशी की बात ये बार बार करेगी। किसी तरह की राहत या कोई उपलब्धि पाने के लिए भी वह कहा करता है कि एक दिन जब ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, या कुछ और हो जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, तब मुझे शांति मिल जाएगी। अगर अभी अहम जो हमारा मैं है वो वर्तमान में रुचि ले भी रहा होता है, तो वह वर्तमान को देख ही नहीं रहा होता जो कि है, बल्कि उसे पूरी तरह से गलत रूप में देख रहा होता है, क्योंकि वह उसे हमेशा अतीत की दृष्टि में ही देखा करता है, या वह वर्तमान को किसी लक्ष्य की प्राप्ति का केवल एक साधन बना रहा होता है। कोई ऐसा लक्ष्य जो कि मन रचित भविष्य में ही कहीं स्थित रहा करता है। अपने मन का अवलोकन किया कीजिए और जान जाएंगे कि वह किस तरह से काम करता है। अभी इन्होंने क्या कहा है, हम प्रेजेंट मोमेंट में कभी मजे नहीं करते। मानो अगर मान लो सपोज करो मैं एक क्लास करा रही हूँ और मैं सोचूं आज ना मेरी क्लास बहुत अच्छी होनी चाहिए, सब लोग ना मेरी तारीफ करें कि मैंने बहुत अच्छी कराई, तो इस वक्त में इस बुक को कराने में इंटरेस्ट कम है। मैं कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में उसकी उपलब्धि की कामना कर रही हूँ। हम कोई रील बना रहे हैं, हम कोई डांस कर रहे हैं, कोई फोटो खिंचवा रहे हैं, हम उस पल एंजॉय नहीं कर रहे, हम ये सोचेंगे मेरा फोटो बहुत अच्छा आना चाहिए। बट अभी तो मैं खिंचवा रही हूँ इस पल में, अगर मैं उसको पूरा 100% उस वक्त इंजॉय कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, वो होगा मेरा नाउ मोमेंट, वो ये पल होगा। बट इसको तो हम क्या सोचते हैं, अच्छा आना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब हम जैसे खाना बना रहे हैं तो हम उससे क्या सोचेंगे, ये वाला खाना ना मेरे बच्चों को आज बहुत टेस्टी लगना चाहिए। गलत नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब हम जैसे जैसे धीरे धीरे इस पल में रहना सीख जाएंगे ना, तो हम अपने आप भूलते चले जाएंगे कि आगे के पल के बारे में मैं सोचूं। और जब मैं इस पल को एंजॉय करना सीख जाऊंगी ना, तो अगला पल तो अच्छा 100% आने ही वाला है, क्योंकि वो जो हम आज सोच रहे हैं, जो हम आज फील कर रहे हैं, जो हम इस पल में खुशी महसूस कर रहे हैं, उसी का एक तरीके से कॉन्सिक्वेंस कह लो, या उसी का रूप हमारा फ्यूचर बनने वाला है। तो लेकिन हमने इसमें इसको पोस्टपोन कर दिया, हमने इसको फ्यूचर के लिए इकट्ठा कर दिया कि हाँ ये खाना अच्छा बनेगा तो मेरे बच्चे खाएंगे स्वाद लेकर। तो हमने अभी जो एंजॉय करना था उसको बनाने में, उसको खूब खुशी से काम करने में, उसमें ना करके हमने उसको भी पोस्टपोन कर दिया। तो जो ये हमारा अहम है, तो वो वर्तमान में हमेशा या तो पास्ट में होता है या तो वो फ्यूचर में होता है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे नाव में जीना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, फिर कहते हैं फिर जीवन का असली आनंद आएगा। अभी देखो, स्वतंत्रता यानी लिबरेशन, मुक्ति की चाबी वर्तमान पल में ही उपलब्ध रहती है। लेकिन जब तक आप अपना मन बने हुए हैं, तब तक आप वर्तमान पल को पा ही नहीं सकते। अब मन बने हुए हैं क्या, मन मतलब मेरे भीतर जो विचार चल रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, हम कोई जैसे मैंने अपना देखा है, मेरे एक सर है, एक टीचर है, जब मैं उनको सुनती हूँ ना, मैं इतनी फोकस्ड हो जाती हूँ कि मुझे सच में पास्ट का फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता रहता। तो कभी कभी हम ये क्लास कर रहे हैं, अभी हमारा आधा मन हो सकता है किचन में क्या चल रहा है, बाद में मैं क्या खाना बनाऊंगी, बच्चे आने वाले हैं, बहुत सारे चीजों में इट मीन्स इस वक्त मुझे आनंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। लेकिन अगर किसी काम में हमें जैसे कोई गाना सुन रहे हैं, उस गाने में रम जाए, बस उस गाने के एक एक बोल को आनंद, फिर क्या होगा, हम पास्ट फ्यूचर सब भूल जाते हैं। होता है ना हमारे साथ कि ना उस वक्त पास्ट होता ना फ्यूचर होता, वो पल बस अभी में होता है। और वो हमने ऐसा नहीं अनुभव नहीं किए, वो पल हमने अनुभव किए हैं।
तो हम जितना भी कोशिश करेंगे ना, हमने उसको लिबरेट करना है, हमने पास्ट और फ्यूचर को हटाते जाना है और कोशिश करके अपने उस आनंद को, कहते हैं ना, वो जो मोक्षा है, वो मोक्षा इसी पल में है, वो खुशी इसी पल में है। आप जैसे जैसे उसको प्राप्त करते चले जाओगे ना, आपका आने वाला जीवन, आपके बच्चे, आपका परिवार, हस्बैंड, मतलब जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त जिस जो कॉन्शियसनेस है, मैं उसके साथ हूँ। और जब उसके साथ कोई होता है तो वो एकदम सुप्रीम, जो कहते हैं ना, सुप्रीम जो लेवल होता है वो। और जब हम उस सुप्रीम के साथ हैं तो फिर हमारी लाइफ हमेशा और अच्छी ऑटोमेटिक होते जाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, अभी हम मैजिक बुक करते हैं कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। हमारी बुक में स्टार्टिंग में ना सुनीता जी आई थी, आपने देखा, उन्होंने कहा कि सब, जैसे मेरे गुरु बोलते हैं कि मांगने की क्या जरूरत है, ऐसे बोला जाता है क्या जरूरत है। बट आप उस सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचो, वाकई मांगने की जरूरत नहीं। ईश्वर तो आपको सब कुछ देने के लिए बैठा है। देने के लिए बैठने का मतलब ये है कि आप जो भी चाहते हो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी आप ही के अंदर है। वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? आनंद की। आपका आनंद और आपकी चीजों को पाने वाला आनंद एक ही फ्रीक्वेंसी पर है ना। आप ये सोचोगे कि मैं इस वक्त बहुत खुश हो जाऊंगी अगर मान लो मेरे बच्चे की शादी हो गई, या मेरा बच्चा टॉप कर गया, या उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई, तो वो क्या होगी? एक आनंद की अनुभूति। अब जैसे जैसे प्रेजेंट लाइफ में खुश होना स्टार्ट कर जाओगे तो वो भी वही फ्रीक्वेंसी है। और हम क्या कहते हैं, समान ही समान को आकर्षित करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप इस मोमेंट, उस ब्लिस के मोमेंट में हो, उस अनुभूति में, उस आनंद की अनुभूति में हो, तो इट मीन्स आपकी वो जो चीज है वो इस वक्त आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आप उस मोमेंट, उस खुशी में ऑलरेडी हो। तो आप उसी एनर्जी को इस वक्त फील कर रहे हो, और उसी एनर्जी पे आपकी वो वाली खुशी है जिसपे आप जो भी आप सोच रहे हो, तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बट उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। आधा इधर आधा उधर नहीं, आपको उस खुशी को हर पल महसूस करना होगा। तो हमसे ज्यादा ईश्वर वाकई जानता है कि हमें क्या चाहिए, बट हमें उस ईश्वर की उस फ्रिक्वेंसी में, उस लेवल तक अपने आप को जिंदा रखना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा, उस आनंद को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। अब इन्होंने बोला, विश्लेषण और विवेचन करने की अपनी क्षमता को मैं खोना नहीं चाहता। अब माइंड जो है, ब्रेन है, जो मन है, उसका काम क्या है? एनालाइज करना, विश्लेषण करना, विवेचन करना, है ना। उसमें डिस्क्रिमिनेशन, जैसे दो चीजों के अंदर भेदभाव करना। जैसे मानो विश्लेषण करना, एनालाइज करना, जैसे आप मार्केट में गए हो तो हमारा दिमाग में बताता है ये टमाटर है, ये प्याज है, ये आलू है, ये शिमला मिर्च है। तो हमारा दिमाग हमें अलग अलग चीजें बता रहा है। बट फिर उन दोनों के अंदर भेदभाव कि टमाटर है, कौन सा टमाटर फ्रेश है, कौन सा टमाटर उतना ज्यादा रोटन है, सड़ा हुआ है। तो उन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं वो बताएगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं। हमें दोस्त चुनने होते हैं, हम अपनी फ्रिक्वेंसी, जैसे हमें लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव है तो इसको फ्रेंड बनाना चाहिए, ये उतनी पॉजिटिव नहीं है तो इससे थोड़ा दूर हटके रहना चाहिए। तो माइंड का काम क्या है? एनालाइज करना। उस ब्रेन को ये काम दिया गया है कि हाँ, वो एनालाइज करके अपना भला और बुरा समझ के उसके चीजों के अकॉर्डिंग फिर वो अपने फैसले ले। इन्होंने बोला आगे, अधिक स्पष्ट तरीके से सोचना, अधिक फोकस के साथ सोचना, यह सीखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने मन को खोना नहीं चाहता। मतलब अगर इंसान को बोला जाए कि फोकस हो जाए, जैसे मैं बोलूं अभी सविता जी को, इनको सबको बोलूं कि आप ना बहुत फोकस होके इस क्लास को सुनो। अभी जो मुझे दिख रहे हैं, सविता दिख रही है और रश्मि जी, मैं बोलूं इसको बहुत फोकस होके जस्ट नाउ मोमेंट में सुनो, अपने ध्यान को इधर उधर ना जाने दो, बस इसको सुनो। तो क्या होगा? इसके लिए तो मैं रेडी हो जाऊंगी। कहता है हाँ हाँ ये ठीक है, ये फिर भी समझ आने वाली बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ मन को खो ही दो, सोचना ही बंद कर दो, तो क्या होएगा? मुझे क्या लगेगा कि अरे ये तो मेरा सबसे मूल्यवान गुण है, ये तो मेरा सोचना ही तो मेरा गुण है। और अगर ये नहीं होगा तो मैं तो एक पशु बन जाऊंगी। अगर मैं सोच ही नहीं रही, मैं तो एक पशु बन जाऊंगी। बट आगे ये क्या बोल रहे हैं कि चेतना के विकास मार्ग में मन का प्रबल होना केवल एक मुकाम है।
चेतना यानी हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसका जैसे जैसे विकास होगा तो उसमें मन का प्रबल होना एक मुकाम है, कि मन अगर हमारा कुछ सोच रहा है तो वो एक एक मुकाम, मतलब एक स्टेज है, एक स्टेज ऐसे समझ सकते हैं, एक लेवल है कि मन का अगर हावी हो रहा है तो वो एक स्टेज है। आवश्यकता इस बात की आ गई है कि अब हमें यथाशीघ्र अगले पड़ाव पर जाना होगा, अन्यथा हम इस मन के द्वारा तबाह कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब यह बड़ा ही विकट हो गया है। इस बारे में मैं विस्तार से चर्चा बाद में करूंगा। तो उन्होंने बोला भी बाद में बताऊंगा कैसे। कैसे मतलब हर वक्त सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, ऊट पटांग विचार आए जा रहे हैं, और हमने उसको ऑटो मोड पे छोड़ दिया है कि जो सोचना है सोच सोच। हमने उसको, अभी हम बुक पढ़ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन जब किसी ने कोई अच्छी बुक ही नहीं पढ़ी, कभी ये सोचा ही नहीं कि भाई तू नेगेटिव सोचेगा तो तेरा बुरा होगा, पॉजिटिव सोचेगा तो अच्छा होगा। हमने क्या सोच लिया, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसने जो सोचना है सोच लेने दो। तो इन्होंने उसका बोला है कि वो तबाही कर देगा, जो हमारा मन है वो तबाह कर देगा हमको। तो इसमें बाद में भी आएगा सोचना विचारना। हम जो ये सोच रहे हैं माइंड से, जो हमारे बैकग्राउंड में एक आवाज चल रही है, और चैतन्य होना एक ही बात नहीं है। जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो मैं हूं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम आत्मा समझ लो या सबकॉन्शियस माइंड भी कह देते हैं, तो ये हमारी जो आत्मा है ये, और हमारा जो माइंड सोच रहा है, ये एक बात नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। इन्होंने बोला विचार करना और चैतन्यता का केवल एक छोटा सा पहलू है, मतलब हमारा कॉन्शियसनेस है तभी हम सोच पा रहे हैं। अभी आप सोचो, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आत्मा निकल गई, कुछ बोल पाऊंगी क्या मैं? हाँ, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं बोल पाऊंगी, तो मतलब ये आंखें यूं की यूं रह जाएंगी, पता चला ऐसे की ऐसे। तो ये जो सोचने का काम है, तो उस चैतन्यता की वजह से, उस कॉन्शियसनेस की वजह से ही ये काम हो रहा है। बट विचार जो है चैतन्यता के बिना नहीं हो सकता, ये बात सही है, लेकिन जो चैतन्यता है उसको विचार की आवश्यकता नहीं है। ये कमाल की चीज देखो, कितना खूबसूरत, आप इस लाइन को समझ के देखो कि यस, विचार करने के लिए मेरा कॉन्शियस होना जरूरी है, लेकिन जो चैतन्यता है उसको किसी माइंड की जरूरत नहीं है। जो हम कहते हैं ना नो माइंड स्टेट, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हम कहते हैं जीरो, ऐसे कहते हैं ना जीरो स्टेट, कि माइंड ही ना हो, ना वो पास्ट का सोचे ना फ्यूचर का हो, वो ब्लिस मोमेंट होता है, वही वो आनंद की अवस्था होती है। जिसको उसको समझना, उसको पकड़ना आ गया, तो सोचो उसका जीवन अभी इसी पल आनंद अवस्था में आ जाएगा। और हम क्या सोचते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना, कल ही सर ने क्या बोला कि लाइफ तो बहुत सिंपल है, ईश्वर ने तो इसको इतना सिंपल, आसान, खूबसूरत बना के भेजा है, हम इसको बैठ के कॉम्प्लिकेटेड करते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरे लोग क्या कहेंगे, ये नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, वो नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। इसके कारण क्या होता है, हम खुश नहीं रह पाते, हम चीजों में खुशियों को ढूंढते हैं, जबकि खुशी तो ऑलरेडी इसी वक्त मेरे पास है। अभी हम आगे देखते हैं। तो जो ये कॉन्शियसनेस है ना, एक बार इसको हम धीरे धीरे समझना आ जाएगा ना। एक मिनट, इन्होंने क्या था, हाँ, बीच मन और मन रहितता के बीच आते जाते हैं। हाँ, तो हम बार बार में बीच बीच में क्या होता है, मन, हमारे पास मन है और फिर कभी कभी मन नहीं है, ऐसी अवस्था के बीच में आते जाते रहते हैं। मन के उपस्थित रहने की अवस्था, अनुपस्थित मतलब जब हम जीरो स्टेट में, जब मेरा माइंड सोच नहीं रहा। कभी कभी देखा, हम बैठे बैठे बस यूं देखते रहते हैं, उस वक्त हमारा माइंड सोच नहीं रहा होता। जब मन सोच नहीं रहा होता, वही वो विचार रहित चैतन्यता की अवस्था होती है। केवल इसी अवस्था में रचनात्मक रूप से सोचना संभव हो जाता है। अब इन्होंने बोला क्योंकि इसी अवस्था में विचार में वास्तविक शक्ति होती है। अकेला विचार यानी जब विचार चैतन्यता वाले अत्यंत विशाल साम्राज्य के साथ जुड़ा नहीं रहता। अब ये जो विशाल साम्राज्य क्या है, चैतन्यता वाले विशाल साम्राज्य की, वो ही, वो जो हमारी कॉन्शियसनेस है ना, वहीं से बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन होते हैं। जितने जितनी भी हमारे ये जो गाने बनते हैं, जो पुराने वाले गाने, आजकल तो दिमाग से गाने बनने लग गए हैं, जो पुराने के ना दिल से जो गाना बनता है वो आत्मा में उतर जाता है।
दिल से किसी पेंटर ने कोई पेंटिंग बनाई है तो वो एकदम देखते ही हम भाव विभोर हो जाते हैं। जैसे भगवानों की मूर्तियां, तस्वीरें जैसे कई बनी रहती हैं, तो जो भी रचनात्मक काम होते हैं तो वो उसी अवस्था में होते हैं, चैतन्यता की अवस्था में। वहां कोई विचार नहीं होता। विचार शून्य अवस्था में ही हम ऐसे बड़े बड़े काम कर पाते हैं। अब इन्होंने बोला ये जो बहुत जल्दी निरर्थक, उन्मादी और विनाशक बन जाता है। अकेला विचार, यानी जब विचार चैतन्यता वाले अत्यंत विशाल साम्राज्य के साथ जुड़ा नहीं रहता, तो मतलब खाली जब दिमाग दिमाग चल रहा है, उसके अंदर फीलिंग नहीं है, वो चैतन्यता नहीं है, वो कॉन्शियसनेस नहीं जुड़ी हुई, तो क्या होएगा? वो फालतू का विचार उन्मादी विनाशक हो जाता है। जब हम कहते हैं ना बहुत दिमाग से काम करते हैं, तो वो दिमाग से काम करने का मतलब वो ही है कि वो फिर उटपटांग काम ही होते हैं। कभी भी जो भी छोटे से छोटा, अभी मान लो कोई बैट बॉल खेल रहा है या कोई क्रिकेट खेल रहा है, उस वक्त भी अचानक से उसकी कॉन्शियसनेस उसे बताती है कि इस वक्त हमने किस तरीके से वो करना है, बैट से खेलना है, किस तरीके से बॉल आएगी तो पकड़ना है। तो वो जो मूवमेंट होता है, वो अगर दिमाग से सोचेगा, तो खाली दिमाग से सोचने से वो उतना अच्छा फैसला नहीं कर पाएगा। जब भी हम उस चैतन्यता के साथ होते हैं, तब जाके हमारा वो कहते हैं ना कार्य एकदम से अलग हो जाता है। इसको ऐसे सोच सकते हैं, देखो आप गार्डन में जाते हो, अगर आप फूल देख रहे हो, कोई बहुत सुंदर आपने फूल देखा, तो आप क्या सोचोगे कि ये फूल का रंग कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है? आप उस फूल को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हो। उस वक्त कुछ क्षण के लिए, कोई क्षण ऐसा होता है जब हम बस उसकी खूबसूरती को देखते रह जाते हैं। कभी कभी कोई इंसान होता है बहुत मीठा बोलता है, किसी का चेहरा बहुत सुंदर है, उसकी बातें सुनाई नहीं देती, उसकी सुंदरता को हम निहारते रह जाए, वो क्या बोल रहा है हमें नहीं पता, बस ऐसे लगता है यार कितनी सुंदर लड़की है, कितना सुंदर है ये इंसान, देखते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। तो क्या है, उस वक्त हम चैतन्यता में, उस कॉन्शियसनेस में हैं। अभी कभी कभी हम घास पे चलते हैं, तो घास पे चल रहे हैं, कुछ क्षण के लिए हमारे विचार रुक जाते हैं, होता है ना ऐसा हमारे साथ, कि बस हम उसको मजे लेते हैं कि आहा कैसे मजे आ रहे हैं। कभी हवा का झोंका आया, तो तुरंत आप नहीं कहोगे ना कितनी मीठी हवा। जब आंखें बंद हो जाती है और वो एहसास हमारा एकदम से जाग जाता है, तो वो जो एहसास जागता है ना, वही वो चैतन्यता है, वही वो कॉन्शियसनेस है, जिस क्षण हम उसका आनंद लेते हैं। कभी मान लो कोई खाने की चीज है, हमने जैसे ही घूंट भरी, आहा आनंद आ गया। कोई भी खाने की स्वादिष्ट चीज खाई तो आनंद आ गया। गोलगप्पे लेडीज खाती हैं, खाया तो कुछ क्षण के लिए क्या होएगा, आहा आनंद की वो जो आहा है ना, वह वो मजा जब लेते हैं ना, उस क्षण के लिए हम उस कॉन्शियसनेस के साथ होते हैं। उस वक्त हमारा दिमाग में विचार नहीं चल रहा खट्टा है, मीठा है, तीखा है, बस उस वक्त हम क्या कहते हैं, आप कभी भी देखो बहुत आनंद की अवस्था में कोई आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करे, आप उसे हटाने की कोशिश करें, रुक एक मिनट, मुझे खा लेने दे, मुझे मजा ले लेने दे। भक्ति में डूबे हुए हो आप, बहुत गहरी भक्ति में ईश्वर की, आप उस वक्त क्या कहोगे कि प्लीज मुझे कुछ क्षण के लिए डिस्टर्ब मत कर। वो जो डिस्टर्ब मत कर क्या है, वो माइंड डिस्टर्ब कर रहा है, बाहर के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम तो उस चैतन्यता के अंदर, उस आनंद के अंदर उस वक्त भाव विभोर हो रहे होते हैं। तो मतलब यही है कि यस, वो जो आनंद है ना, वो हमें मिलता है, बस क्षणिक मिलता है। क्यों? क्योंकि हम उसे क्षणिक ही जानते हैं। हम अपने मन को बहुत ज्यादा दौड़ाने के लिए, अभी जैसे ममता ने ही बोला था कि वो जो घोड़ा है, वो जो मन का जो हमारा घोड़ा है ना, वो हर वक्त चलता रहता है। अब हमें ये पता लग गया है कि ये ही मेरे कष्ट का, मेरे दुख का, मेरी परेशानी का, और जो भी आजकल लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, ये ही कारण है। मेरे जीवन में जो शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, ये मन ही वो कारण है। जैसे ही मैं इसे हटाऊंगी, तो परमानंद मेरे भीतर अभी है, इसी वक्त है। उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई अचीवमेंट पाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे जब ये बुक आपको लास्ट तक लेके जाएगी, तब आपको लगेगा वाह कितना आसान है। लाइफ तो सच में सिंपल है, बहुत ही मजेदार है एकदम। कहाँ जा रहे हैं हम, क्यों जा रहे हैं? बैठो ना कुछ देर अपने साथ, अपने आप जैसे जैसे उस उन पलों को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे, तो एक जीने का मजा ही आ जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। मन अनिवार्य रूप से अपने ही अस्तित्व की रक्षा में लगे रहने वाला एक यंत्र है।
मतलब उसने अपना अस्तित्व बना रखी है, एक पहचान बना रखी है ना? हर वक़्त हम कहते हैं, अरे! कोई मुझे नालायक ना कह दे, कोई मेरे काम को बेकार ना बता दे, कोई मुझे यूँ ना कह दे, कोई वो तो अपना ही ये जो अस्तित्व बना के रखा है ना, पूरी ज़िंदगी उसी की रक्षा करने में लगे रहते हैं। मन का काम ही ये है कि बस अपनी जो एक पहचान बना रखी है, उसको कैसे-कैसे हमने बिल्कुल एकदम से वो सेव रखना है, रक्षा करनी है उसकी। दूसरे मनों पर आक्रमण करना, दूसरे के मनों पर भी हम आक्रमण करते हैं, हम उनको कह देते हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कोई खास नहीं हो। जब मैं का मतलब यही है ना, जिस इंसान के अंदर जितना अहम होगा, वो उतना ही दुखी होगा। अब इन्होंने बोला दूसरे के मनों पे आक्रमण करना और उनसे अपना बचाव करना कि कोई मुझे ना गलत कह दे, सूचनाओं को एकत्र करना, बहुत सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, उन्हें अपने गोदाम में भरे रखना और उनका विश्लेषण करते रहना, ये काम वह बखूबी करता है। अभी देखो, हम पहले तो भर लेते हैं, हम बैठ के अभी देखो इंडियन माइंड क्या होता है, एक लड़का-लड़की दिख गया, एक माँ दिख गई, कोई भी दिख गया, हम रिश्ते बनाने में लगते हैं, ये ना इसकी मदर होगी, ये इसकी बुआ होगी, ये इसका चाचा होगा, फूफा होगा, मतलब बिल्कुल हम ऐसे प्लेस पे बैठे होते हैं, कोई लेना-देना नहीं होता उनसे, हम अपनी एनर्जी डिप्लीट करते रहते हैं, जब तक हम उनका पक्के वाला रिश्ता बना नहीं लेते ना, तो तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलती और पता लग जाए बस यूँ रहता है कि पता लग जाए कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। बिना वजह हमारा बैकग्राउंड में वो चलता ही रहता है, हम कॉन्शियसली नहीं करते, बस हमारे मन में ऐसा लगता रहता है कि हाँ, ये होगा। किसी की ऐसे दिखे कि हाँ, चूड़ा वगैरह हाँ, इसकी नई शादी हुई होगी, इसका ये हुआ होगा, ये इसका वो दिख रहा है, वो इसका ये दिख रहा है। मैंने तो बहुत बार ऐसा देखा माइंड को जब तक ये नहीं मिल जाता ना कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, तब तक जैसे मन ना बस बेचैन-सा हुआ रहता है। तो हम उस गोदाम में भरे रखते हैं, फिर हम एनालाइज़ करते रहते हैं, कौन क्या है, कैसा है और फिर ये काम करने में तो हमारा माइंड एकदम है स्मार्ट। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला लेकिन जो मन है वो रचनात्मक बिल्कुल भी नहीं है। रचना करना माइंड का काम नहीं है। अगर हमने कोई भी काम करना है रचनात्मक, अब देखो जितने चित्रकार हैं, वे मन रहित अवस्था में ही अपनी भीतर की नीरवता और निश्चलता जो हमारा इंसेन है, जो एकदम से प्योरिटी से जो काम करते हैं, वो उसी अवस्था में कर पाते हैं। अपनी रचना किया करते हैं, भले ही वे यह बात जानते हों या ना जानते हों। ऐसी अवस्था वाला मन ही उनकी रचनात्मक तरंग को, उनकी अंतर्दृष्टि को रूप व आकार प्रदान किया करता है। 1 मिनट। हाँ, रूप और बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि उनका रचनात्मक प्रस्फुटन अचानक से कोई चीज़ उनके अंदर से निकले, उनकी मानसिक शांतता व स्थिरता के समय ही होता है। तो मतलब जब वो पूरी की पूरी रचनात्मकता तभी बाहर आती है, जब कहीं न कहीं उनका मन शांत हो जाता है, तो वो कॉन्शियसनेस ही है। तो आइंस्टाइन सहित आइंस्टाइन सहित अमेरिका के सर्वोच्च प्रतिष्ठित गणितज्ञों के बीच कराए गए देशव्यापी सर्वेक्षण के दौरान उनसे उनके कार्य करने के तरीके के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर चौंकाने वाले रहे हैं और वे ये कि रचनात्मक कार्य के उस छोटे तथा निर्णायक चरण में विचार तो केवल एक सहायक की भूमिका अदा करता है। मतलब जितने भी इन्वेंशन आप अपनी भी लाइफ में देखो, जब भी अगर आप शांत नहीं होगे ना, आराम से शांत नहीं बैठोगे, तब तक आपको ना किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा। जब हम कुछ सोचते हैं ना कि मेरे को ये करना है, वो करना है, तो आपको मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मैं बिल्कुल यूँ शांत बैठ जाऊँ ना कि हाँ, मेरे को सोचने के लिए बैठना है। अब मैं सोचूँगी, अब वो सोचूँगी मीन्स पहले शांत बैठेंगे, तो अचानक से एक विचार अपने आप कौंधेगा। अचानक से वो विचार अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो वो इन्होंने भी वही बताया कि जितने भी इन्वेंशन होते हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, चित्रकार हैं, जो भी रचनात्मक कार्य करते हैं, वो विचार तो उनका एक जस्ट ऐसे छोटा-सा एक रूप है। असल चीज़ तो वो उस कॉन्शियसनेस, उस खालीपन में, उस एम्प्टीनेस के अंदर ही उनको मिलती है। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि जिस कारण से बहुत सारे वैज्ञानिक रचनात्मक नहीं हो सके, मतलब बहुत सा अब सब तो नहीं रचनात्मक थे, सब तो आइंस्टाइन नहीं बन गए ना। कईयों ने दिमाग से काम किया होगा। उसका सीधा-सीधा कारण यह नहीं है कि वे ये देखो इस लाइन को बहुत ध्यान से देखो। इन्होंने बोला इसलिए मैं तो कहूँगा कि जिस कारण से
बहुत सारे वैज्ञानिक रचनात्मक नहीं हो सके, उसका सीधा सीधा कारण यह नहीं है कि वे यह, एक मिनट, बीच में से वो हो रहा है क्या? अच्छा, नीचे था। हम्म, हाँ, ये आ गया कि यह नहीं जानते थे कि सोचा कैसे जाए, बल्कि यह है कि वह ये नहीं जानते कि सोचने को रोका कैसे जाए। तो उनको शांत बैठना, अपनी उस कॉन्शियसनेस को जगाना, अपने साथ रहना नहीं आता था। नहीं तो वो भी बन जाते आइंस्टाइन जैसे, हो जाते फेमस। अब जिन लोगों को ना अपने साथ ठहरना, अपने मन के साथ रहना आता है, वही कुछ चमत्कार कर पाते हैं जीवन में। क्योंकि जिनका मन ना बहुत बेचैन रहता है, ना तो उनको नींद आती, बहुत गहरी नींद आती है, और जब तक आप गहरे नींद नहीं आती, आपका मन शांत नहीं रहता, आप अपनी उस चेतना के साथ नहीं रह पाते, तो हम जीवन में कुछ अच्छा बड़ा नहीं कर पाते। और हमको क्या लगता है कि अरे करो 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 करो, करने से कुछ होता, तो फिर तो जितने भी सोचने वाले वो ज्यादा कर पाते, वो डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत सोच रहे हैं। तो उनको तो बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन करने चाहिए थे। आगे है, यह चमत्कार मन के जरिए, विचार के जरिए नहीं हुआ है। ये जो चमत्कार हुए हैं, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, ये मन के जरिए, विचार के जरिए नहीं हुआ है। कि इस पृथ्वी पर जीवन की और आपके शरीर की रचना की गई, और उसको संभाला भी जा रहा है। स्पष्ट है कि, हाँ, स्पष्ट है कि कोई प्रज्ञा काम कर रही है। नीलम बड़ा इस वर्ड का यूज करती है ना, कोई प्रज्ञा। अगर हमारे दिमाग को ये काम दे दिया जाए ना कि भाई रोज ये ब्लड को ऐसे सर्कुलेट करना है, सांसें लेनी है हर वक्त, तो मैंने कहा आधे लोग तो मर ही जाए, भूल जाएंगे। उनका दिमाग कहेगा कि अब याद नहीं रहा। तो हमारे भीतर ईश्वर ने सिर्फ हमें कुछ चीजें करने का मौका दिया है, और कुछ चीजें ऑटो मोड पे छोड़ दिया, क्योंकि उनको भी ये विश्वास था कि हम कितना कर सकते हैं और कितने अपने आप चलाना है। तो इसमें अब कितना सुंदर कहा है कि पृथ्वी पर जो ये जीवन की और आपके शरीर की रचना की गई है, और उसको संभाला भी जा रहा है। स्पष्ट है कि कोई प्रज्ञा काम कर रही है, और वह इस मन से अधिक विशाल है। यह कैसे संभव हुआ है कि 1 इंच के 1000वें भाग की मानव कोशिका, जो हमारी कोशिकाएं हैं, अपने डीएनए में इतने सारे अनुदेश, मतलब संदेश भरे रहती है, जिन्हें बताने में 600 पन्ने की 1000 किताबें भर जाएंगी। सोच के देखो, हमारे मतलब इतना कुछ अंदर है। अपने शरीर की जो कार्य प्रणाली है, उसके बारे में हम जितना अधिक जानते जा रहे हैं, उतना ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर काम कर रही जो प्रज्ञा है, वो कितनी अपार है, और उसके बारे में हम कितना कम जानते हैं। मन जब उस प्रज्ञा के साथ पुनः जुड़ जाता है, तब वह सबसे अद्भुत और असाधारण बन जाता है। वो प्रज्ञा, वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना जब उसके साथ जुड़ जाता है हमारा मन, तब हम असाधारण काम कर पाते हैं। तब वह हमें ऐसा कुछ प्रदान करता है जो कि हम खुद इससे भी महान होता है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे कार्य खुद ही संभव हो जाते हैं। तो अभी ये सोच के देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है। और कुछ लोग हैं बड़े शांत बैठे हैं, बड़े आराम से, और वो कुछ ऐसा इन्वेंशन कर डालते हैं। अब इसको ऐसे देखो, आजकल रोबोट बनाए जा रहे हैं। अभी पीछे एक मूवी भी आई थी, है ना, उसके अंदर सारे फीचर डाल दिए। कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो नाम था, शिफा, पता नहीं, शिप्रा, कुछ तो ऐसा था। तो वो लड़की बनाई, लेकिन कितना भी उसके अंदर फीचर डाल दिए, वो प्यार की फीलिंग डाल दी, ये डाल दिया, वो डाल दिया, फिर भी वो ह्यूमन माइंड जो है उसकी तरह काम नहीं कर पाई, है ना। सब कुछ तहस नहस कर दिया था, अगर किसी ने वो मूवी देखी होगी। तो ये जितने भी रोबोट बना लो, कंप्यूटर बना लो, कुछ भी बना लो, तो कॉन्शियसनेस के साथ हमारे भीतर जो काम हो रहा है, इवन यूं भी कहा जाता है कि मानो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और उससे क्या बनता है, ब्लड। तो आज तक हमारे इस कंप्यूटर में या इस दुनिया में ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं हो पाया जो ये बता सके, या ऐसा कुछ वो ऐसा कुछ बना सके कि खाना खाने से ब्लड बन जाए। आज भी ब्लड एक इंसान दूसरे इंसान को देता है ना। ऐसा नहीं है कि अपने आप कहीं से ब्लड बन रहा है, कुछ
इसने साइंटिस्ट ने कोई इन्वेंशन कर दिया, तो कुछ चीजें अभी भी वो प्रज्ञा ही कर रही है, उसी के द्वारा ये सारे काम होते जा रहे हैं। हमारे हमारे देखा जाए तो कुछ चीजें तो हमारे हाथ में अभी है ही नहीं, चाहे हम कितना भी आगे बढ़ गए। हमें लगता है ना कि हमारी कार उड़ने लग जाएंगी, एरोप्लेन उड़ने लग गए, बहुत कुछ हो गया। जब भी कोई बीमार होता है, एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है, तो क्या कहते हैं डॉक्टर, वो यही बोलते हैं ना कि अब तो बस भगवान के हाथ में है। तो कोई कॉन्शियसनेस तो है ही ना, कोई प्रज्ञा तो है जो सारे कामों को करने लग रही है, और वो हमारे इस दिमाग से तो बहुत ऊपर है। जो भी दिखाई दे रहा है, मेरे हस्बैंड कहते ये दुनिया बहुत मिस्टीरियस है। हमें जो दिखता है वो सच नहीं है, हमें छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, एक छोटा सा सूरज दिखाई देता है, चंदा, तो क्या ये ऐसे हैं? है ना, जो आंखों से भी दिख रहा है वो वैसा नहीं है। बट हम हर चीज को ऐसे सोचते हैं ना कि ठीक है, चल रहा है। पहले कितनी बड़ी बात थी, अगर हमें बचपन में जब हम छोटे थे, हमारे लिए पहले हाथ वाला मोबाइल कितनी बड़ी चीज थी, है ना, उस पे आवाज आ गई, कब टेलीग्राम आते थे, फिर हमारे हाथों में भी मोबाइल आ गए, तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हर चीज को सोचते हैं, सोचते ही नहीं है कि कितने बड़े इन्वेंशन हो रहे हैं। लेकिन इन इन्वेंशन से भी बढ़ के है हमारा ये ब्रेन, ये कितना आगे बढ़ के कार्य कर रहा है। तो आई थिंक आज टाइम हो गया, हमने किया है अद्भुत ऐसा, हाँ, तो ये याद रखेंगे कौन सा पेज है, कि तब हमें कुछ ऐसा प्रदान हो जो हम खुद इससे भी महान होता है। यस, तो यहाँ तक करते हैं, मैं ये स्टॉप करती हूँ। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप, क्योंकि आज मैंने वो भी कर रखा था, आप लोगों को म्यूट भी कर रखा था, क्योंकि है ना, मैं फिर वो नहीं कर पाती। अब मैं आप सबको, यस, अभी आप कर पा रहे हो क्या अनम्यूट? रश्मि, हो रहा है क्या अनम्यूट? हो रहा है। हो रहा है ना? तो हाँ, बताओ भाई, आज का चैप्टर कैसा लगा, क्या समझ बहुत अच्छा। आया, मजा आया, नहीं आया? एक बार पहले ही बोल दो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। मजा आ गया, मजा आ गया। तो क्या समझ आया? सच तो ये है कि हम सच में ये जो कर रहे हैं, इससे कुछ समझ भी आया कि नहीं? ये भी तो होना जरूरी है ना, कि सच में हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर हमने एक ऐसी, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत स्पिरिचुअल बुक्स है, बड़ी बड़ी स्पिरिचुअलिटी में ये बुक यूज की जाती है, अपने मतलब उनको ध्यानियों के लिए बुक बनी हुई है। हमने ये स्टार्ट की क्योंकि मतलब हमें, मैं बताऊं रेणु जी, चेतना हम उसको कहेंगे ना, आत्मा को ही कहेंगे ना चेतना। यस यस हाँ, यस, सही हूँ ना? हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब वो जब वो सोचती है, ये जो कुछ भी हो रहा है अड़म बड़म, ये तो मन कर रहा ना। यस यस, जो जी विचार आ रहे हैं वो मन में आ रहे हैं। जी जी जी। और बताओ, और क्या समझे? और बाकी अपने वो खोल लो कैमरे, मेरे को तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब गायब हो गए क्या? यस, हेमलता जी, जानकी, सीमा कालड़ा, वाव, हाय सीमा। तो आप लोगों को ऐसा लगा क्या, कि सोचो जरा, हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या चाहिए हमें खुशी पाने के लिए, और हमें यही नहीं पता कि खुशी तो आप भी इसी पल में है। क्योंकि ना, जब भी आप धीरे धीरे अपने माइंड को खाली करना समझ जाओगे, कुछ देर, ऐसे कहते हैं सुबह उठते ही कुछ देर कुछ नहीं सोचना, ना कोई बहुत पॉजिटिविटी की ग्रेटिट्यूड करना, ये करना है, बस चीजों को देखते जाना है, देखते जाना है, कि हाँ, सूरज का उगना, सूरज का अस्त होना, है ना, सूर्य का अस्त होना, और इन सब चीजों को जैसे जैसे हम देखते जाएंगे ना, तो हमारी ये जो चेतना है, इसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। कभी चांद को देखना, तो ऐसे, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, कई सारे ऐसे लोग देखे हुए, उनको लोग क्या बोलते थे, यार पागल है, यूं ही देखती रहती है। वो ही सबसे बड़े समझदार है, पागल तो हम हैं जो इस दिमाग के पूरे उसमें लगे हुए हैं, इसी के उसमें कहते हैं ना, गुत्थी में उलझे रहे हैं, उलझे हैं, उलझे हैं। जो लोग सच में खुद के साथ समय बिताते हैं, कुछ देर बैठते हैं, उस आनंद को महसूस करते हैं, तो वही असली चीज है। और काम भी करना है तो बिल्कुल फोकस होके करना है, मन को चार दिशाओं में नहीं दौड़ाना है, कि इधर भी उधर भी, और अपने विचारों को देखते जाना है कि मेरे मन, मेरे विचार सोच क्या रहे हैं, क्या सोच रही हूँ मैं इस वक्त,
अच्छा और सोचने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे हमने पावर बुक किया था, उसमें क्या था कि हमारी फीलिंग कैसी है। जैसे ही मानो फीलिंग अच्छी नहीं है तो हम और भी ज्यादा कॉन्शियस हो जाए कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या ऊट पटांग सोचा जा रहा है मेरे माइंड में, क्यों नहीं अच्छा फील हो रहा मुझे। फिर हमें पता लगेगा मेरे विचार क्या चल रहे हैं। फिर धीरे 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 हम उनको हटा भी सकते हैं अपने साथ बैठ के। यस। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो संध्या जी, आप क्यों बैठे हुए हो बंद करके कैमरा? इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं, मैं भी देख लूं। प्रमीला जी तो चलो उसमें है आपने कहीं। अच्छा ये बताओ बुक लग कैसे रही है? हेलो संध्या जी। हेलो दीदी। हेलो। कैसे हो? बढ़िया एकदम मस्त। आप बताओ कैसी लग रही है आपको ये बुक? अच्छी लग रही है। मैं तो स्टॉप एक्चुअली ये टाइम पे बैठ नहीं पाती, तो मैं वो रिकॉर्डिंग देखती हूँ आपका। ओके ओके। तो कैसे भी सुनो कैसी लग रही है, मेन ये होता है कि हम वाकई समझ पा रहे हैं हाँ। कि हम कहाँ नहीं। भाग रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, है ना? हाँ, अच्छी है। और आपका मैं वो भी शाम वाला भी 3 से 4 भी आप करवाते हैं ना, ग्रेटिट्यूड वाला? चार शाम से को करवाते। चार से 4 से 5, पाँच हाँ। उसमें भी मैंने एक दो किया, अभी तो बाहर गए हुए थे। आज आए तो अभी फिर देखूंगी सब। यस। मैं आज हम्म। लिंक भेजती हूँ ग्रुप में ना, जिसको 4 से 5 की प्रैक्टिस करनी है। हमने इस हाँ। माइंड को ना खाली नहीं छोड़ना है। खाली नहीं हाँ। छोड़ना है मतलब उल्टा नहीं। कुछ समय अपने साथ बैठेंगे, जो भी करेंगे फोकस होकर करेंगे। देखो ग्रेटिट्यूड भी अपने आप में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। जैसे जैसे हम अच्छी चीजें सोचना शुरू करते हैं ना, हमारा मन धीरे धीरे खुद ब खुद शांत होना शुरू हो जाता है। तो किसी को भी अगर करना है तो मैं आज डाल दूंगी, शाम वाली क्लास अटेंड कर सकते हो। अच्छा किसी लगता है दीदी, इस बहाने हो जाता है सबके यस। साथ में, अच्छा भी लगता है। हम एक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, एक जैसे लोग हम्म। इकट्ठे होते हैं तो मजा आता है, अच्छा लगता है। और हमें ये भी पता लगता है यार, कहाँ कभी इसकी साड़ी उसकी साड़ी इसकी, कहाँ भागते जा रहे हैं। कुछ तो ठहरो यार, सोच क्या रहे हैं हम, है ना? खुद के बारे में सोचना। एक्चुअली हमें ना खुद को प्यार करने में इतना वक्त देना चाहिए कि हमें दूसरे की तरफ हमारी नजर ही ना जाए ना, खुद के लिए। अब खुद को प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि मेकअप वेकअप करके बस निहारते रहो। मतलब मैं अंदर से क्या अंदर सोच, वाली ब्यूटी, कैसा हाँ। महसूस कर रही हूँ। इनर और आउटर दोनों ब्यूटी का ध्यान रखना चाहिए। मतलब अपने, हमारे एक्चुअली इस पृथ्वी पे आने का एक ही लक्ष्य है, हम खुद के लिए आए हैं। ये रिश्ते नाते सब क्यों मिले हैं हमें? खुद के लेसन सीखने के लिए। और हम इनके अंदर इतने अटैच हो जाते हैं, होना चाहिए, लेकिन कहते हैं 50% अटैचमेंट 50% डिटैचमेंट। हमें अपने रिश्तों के साथ अटैच भी रहना है, लेकिन डिटैच होना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम खुद का ही वजूद भूल जाएं, जैसा कि अक्सर लेडीज तो करती ही है ना? खुद के बारे में सोचना ही बंद कर देती है। फिर एक टाइम आता है, हम अपने बच्चों पे बर्डन डालते हैं। अरे तू तो मुझे देखता ही नहीं, तू तो मुझे टाइम ही नहीं देता, तेरे पास तो वक्त ही नहीं है। यही तो झगड़े के कारण होते हैं, क्योंकि हम पहले तो पूरा का पूरा समर्पित हो जाते हैं 100%, और फिर बाद में कहते हैं उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी चाहत है, उनको उनकी लाइफ जीने देते हैं और हम अपनी लाइफ जीते हैं। इसलिए 50% डिटैचमेंट 50% अटैचमेंट। ऐसा नहीं है कि बस उन्हीं के होके रह जाओ या फिर बस अपने ही होके रह जाओ। बैलेंस बनाना है कि मेरा खुद के प्रति क्या धर्मा है, परिवार के प्रति क्या धर्मा है। तो जब हमें ये पता लग जाएगा तो जीवन सच में ही खूबसूरत हो जाएगा। तो आज की क्लास को इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो। थैंक यू। यस। दीदी अब तो अच्छा लगता है, अब ये भी हमें लगता है हमारा ग्रुप हो गया, हमारी फैमिली की तरह। तो अब ऐसे लगता है जल्दी से जुड़ जाओ। सबको तो साथ फिर अच्छा लगता है। अनिका और लोगों को भी बोलो ना। देखो अच्छाई को जितना हाँ। फैलाओगे ना, भले ही आपको ऐसा लगता होगा क्या जरूरत है बोलने की, लेकिन आप किसी एक को भी जोड़ते हो ना, उसका पुण्य किसको मिलता है? आपको। अभी एक फ्रेंड के साथ जो मेरी क्लास थी, वो कहते सबसे बड़ी सेवा क्या है? किसी के दिमाग को चेंज कर देना, यस। मतलब उसके हम्म। उसकी बुद्धि। क्योंकि ये हम्म। ऐसी है, जैसे कहते हैं ना, पढ़ाई इसको कोई छीन नहीं सकता। अगर मेरे दिमाग में अच्छे विचार हैं तो कोई नहीं छीन सकता। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊं, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, बट मेरा ब्रेन तो मेरे ही साथ रहेगा ना। अगर वो माइंडसेट चेंज करना आ गया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज है, अगर हम किसी और को दे पा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे कार्य का भी वो अपने आप को एक गुड कर्मा कर रहे हैं, और उसका फायदा किसको मिलेगा? मुझको ही मिलेगा। हम भी तो सेल्फिश है, इसीलिए आप लोगों से जुड़ते हैं, ऐसे थोड़ी है। सब एक दूसरे के लिए बेस्ट है, सबके लिए यस, अच्छा है। यस, तो इसलिए लोगों को जोड़ो ताकि किसी और की भी लाइफ में थोड़ा चेंज आए। यस, थैंक यू थैंक दीदी। यू। शाम को मिलते हैं, मैं ग्रुप में डालती हूँ, आप लोग शाम ओके को भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू थैंक मैडम। यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। बाय।